हेलो एवरीवन। सो ये कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल वीडियो होगा, तो आप इसको 1.75x पे देख सकते हो आराम से, या 1.5x पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे 2023 के लिए, और साथ में ये भी मैं बता दूंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है। देखो, मेरा हमेशा मानना है कि हर पर्सन की अलग स्ट्रेटजी होती है, हर पर्सन अपने हिसाब से काम कर सकता है। मैं इसमें ये वो बताऊंगा जो मेरे को लगता है कि इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आपको लगता है इसके अंदर आपको कोई कुछ पॉइंट्स मतलब आपको डिफरेंट लग रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है कि आप जिस भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो, या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको हमेशा उस सोर्स को ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया उससे, तो आप उसको एंड करेंगे ही। मतलब पहली बात तो आप उस सोर्स को तभी यूज करेंगे जब आपके सीनियर्स उसको रिकमेंड करेंगे, या फिर कोई अच्छा पर्सन उसको रिकमेंड करेगा। आप पहले तो तभी उसको यूज करेंगे। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो पूरा एंड तक करेंगे, पूरा बिलीव रखिए कि इन्होंने जो भी बताया है वो सही बताया होगा। ठीक है, अब पूरा एंड होने के बाद अगर आपको लगे कि मेरे को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो आप किसी दूसरे सोर्स पे जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपको पूरा एंड करना है। ऐसे मान लो कोई टेलीग्राम पे आके आपको बता देता है कि दूसरा सोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उससे पढ़ लो, तो आप बीच में रोक के दूसरे पे चले जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो स्टार्ट कर दिया, आप उसको एक बार लेके पूरा एंड करें, उसके बाद दूसरे सोर्स पे मूव करें अगर आपको नीड पड़ती है तो हमेशा आपके अपने सोर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। और दूसरा पॉइंट, इससे बहुत सारे लोग शायद एग्री ना करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको नोट्स खुद बनाने चाहिए, अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। क्योंकि नोट्स बेसिकली होते क्या हैं कि हमें क्या लगता है हमें क्या लिखना चाहिए, और क्या हमारे हिसाब से मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें लिखते हैं। और किस तरह की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। नोट्स कभी भी ऐसे नहीं बनाए जाते कि मैं तो रैंकर आऊँगा और मेरे नोट्स तो प्रिंट ही होंगे। ऐसे कभी नोट्स नहीं बनाए जाते। नोट्स मतलब देखो, आप चाहो तो अपनी थोड़ी हिंदी में लिख सकते हो, या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में जो लिखना चाहे। मतलब कुछ पॉइंट्स जैसे आगे, तो ये जैसे कोई क्वेश्चन है तो मेरे को इसको समझना था, तो मैंने इसको हिंदी में लिख लिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सीवीओ का नोट्स है। ठीक है, और ये जैसे नाइक्विस्ट का है, तो मेरे को कोई पॉइंट हिंदी में लिखना चाहता हूँ, मैं हिंदी में लिख लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एकदम मैं क्लीन नोट्स बनाऊँ, अलग अलग पेन यूज़ करूँ। नोट्स में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन नोट्स अपने लिखे हुए खुद होने चाहिए, ताकि ऐसा रहे कि मैं जब नोट्स पढ़ूँ तो ऐसा लगे कि मैं खुद को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह बना सकते हो आप नोट्स। लेकिन बस अपने पेन से खुद लिखना जरूर, क्योंकि बाद में आप पीडीएफ वगैरह कहाँ पे खोलोगे, क्या करोगे, पता नहीं। लेकिन कॉपी होती है तो वो बेटर रहता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। और अगर आपको लगे पीडीएफ इफेक्टिव है, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास के पहले और बाद में जो भी नोट्स सर ने लिखवाए हैं, या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उसको हमेशा रिवाइज करना चाहिए। क्लास के पहले भी आप करेंगे और क्लास के बाद में भी करेंगे। और हो सके जब तक है ना, आपको उस क्लास से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो करने ही है, खुद करने हैं, बिना देखे करने। और मान लो कभी टीचर ने ऐसा टॉपिक पढ़ाया जिस पे सवाल बनता ही नहीं है, मतलब बहुत कम सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन कर लेना जो सर ने खुद कॉपी में करवाए हैं, जो आपने नोटबुक में लिखे हुए हैं, सर ने करवाए हैं, वही कर लेना आप। ठीक है, अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो, हिसाब तो ये होना चाहिए कि टीचर को हर क्लास के बाद में है ना, स्टूडेंट को क्वेश्चन सोल्व करने देने चाहिए, 5 या 10 या 15, जो कि वो स्टूडेंट खुद घर पे करके लेके आए, ताकि वो जो चीज़ें पढ़ी है उसको यूज़ कर पाए वो। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर टीचर नहीं देता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी डीपीपी प्रोवाइडेड है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर सकते हो। वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको आपके नोट्स में, अब जिसका कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी नेसेसरी है एक टॉपिक पढ़ने के बाद। मतलब क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस करनी नेसेसरी है, क्योंकि उसके बिना वो टॉपिक समझ में नहीं आता। मतलब क्वेश्चन के बिना कोई टॉपिक पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं होता। आपको क्वेश्चंस तो करना ही चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आपको टीचर कोई डीपीपी प्रोवाइड करता है, तो आपको उस डीपीपी के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना, जो कि आप कर सकते हो, उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए अगली क्लास से पहले। अब टीचर अगली क्लास में डिस्कस करे या ना करे, लेकिन आपकी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कर लूँ एक बार। क्योंकि बिना देखे क्वेश्चन करना और सर सोल्व कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब हमारे पास आंसर सामने आंसर आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये तो आराम से कर देंगे। जब आप गेट दे के आओगे, तो आपको आपके सामने जब सोल्यूशन आएंगे, तो आप कहोगे कि मेरे को 65 क्वेश्चन आते थे, मेरे 100 मार्क्स आने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। वो अप्रोच होती है जब आप बिना देखे क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो हमेशा बिना देखे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, और वो भी तब जब आपको सोल्यूशन पहले डिस्कस नहीं करवाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये तीसरा चौथा पॉइंट
अब बहुत से लोग है ना टाइम टेबल बनाने में काफ़ी बिलीव रखते हैं, जो कि मंथ्स और वीक्स का टाइम टेबल बनाते हैं। शायद ये 8th और 9th क्लास में ये चीज़ इफेक्टिव रहती है, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती इंजीनियरिंग में, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि मेरे कल क्या काम रहेगा, या फिर कुछ फिक्स्ड शेड्यूल होता ही नहीं है। मतलब आप डेली शेड्यूल नहीं बना सकते, मतलब आप डेली का एक शेड्यूल नहीं रख सकते कि मैं 7 से 8 बजे ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा। आपको कभी ना कभी 7 से 8 कुछ और काम हो जाएगा, या फिर अगर आप कॉलेज में हो तो कोई असाइनमेंट मिल गया, या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके हो तो भी नहीं रहता। ठीक है, तो आपको डेली शेड्यूल बनाना चाहिए कि आज मेरे दिन का ये टारगेट है, मैं आज इसको कंप्लीट करूँगा, चाहे कैसे ही करूँ। ठीक है, 4 घंटे पढ़ के करूँ, 5 घंटे पढ़ के करूँ, 7 घंटे पढ़ के करूँ, 6 से 7 के बीच में करूँ, या फिर रात को 1 से 2 के बीच में करूँ, लेकिन डेली का शेड्यूल हमेशा वो पूरा होना चाहिए। ये टारगेट रखना चाहिए। वीक्स और मंथ्स के लिए बनाने वाला मेरे हिसाब से उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो काम नहीं करता। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हमेशा खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करना चाहिए। देखो, पहले दिन आप टेबल पे बैठोगे तो कभी आपकी 12 घंटे पढ़ाई नहीं होगी, पहले दिन कोई 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, सभी 6 से स्टार्ट करते हैं, और हम जो कंसिस्टेंट रहेगा ना, वो 6 से पहुँचते पहुँचते कब 10 पे पहुँच जाएगा, कब 12 पे पहुँच जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसकी पढ़ना एक हॉबी बन जाएगी। लेकिन ये तभी बनेगी जब आप कंसिस्टेंट हो, आप डेली पढ़ रहे हो। आप एक दिन 7 पढ़ रहे हो, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, अगले दिन 10 पढ़ रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ रहे, 4 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, तो उसका कोई आउटकम नहीं है, उसका नियरली 0 आउटकम होगा। आपको डेली पढ़ना है। आपसे 4 पढ़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 4 पढ़ो, 5 पढ़ा जा रहा है तो 5 पढ़ो। हमेशा ये बात इम्प्रूव दिमाग में ये रखना कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, मैं जितना कल पढ़ा था उससे आज ज़्यादा आउटकम लेने की ट्राई करूँगा और इफेक्टिव स्टडीज़ करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ते वक्त कहीं और ध्यान है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे कुछ। ओके, तो बेसिकली मैंने इसके अंदर बताया क्या, मैंने यही बताया कि आपको सोर्स पे ट्रस्ट रख के अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, और हमेशा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्लास से पहले और क्लास के बाद में नोट्स को रिवाइज करते रहना चाहिए, और डेली शेड्यूल के बेसिस पे काम करना चाहिए, ना कि वीक्स और मंथ का कोई शेड्यूल बना के खुद पे प्रेशर डालना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमेशा कंसिस्टेंट रह के खुद को इंप्रूव करने का ट्राई करना चाहिए, ना कि खुद पे प्रेशर डाल के आज 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, फिर अगले दिन पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंट रह के खुद को इंप्रूव करने का ट्राई करो, तो इसी तरह पढ़ाई चलेगी। ठीक है, अब रिवीजन की बात है, तो इसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंट अप्रोच है रिवीजन का, तो वो मैं बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से नोट्स पढ़ना है ना, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना बताया जाता है। तो ये रिवीजन तब है जब आपने, मान लो कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट नेटवर्क है, वो आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप एनालॉग पे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये भी तो देखना है नेटवर्क कहीं नेटवर्क दिमाग से ना निकल जाए। तो ये वाला रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। आप क्लास के साथ साथ तो नोट्स पढ़ोगे ही और उसको रिवाइज करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो लगाओगे और पीवाईक्यू तो लगाओगे, ये क्लास के साथ करना ही है। लेकिन जब एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरे पर मूव कर रहे हैं, तो पिछले सब्जेक्ट का क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, उसको ही रिवीजन कहते हैं। रिवीजन कभी ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ फिर रिवीजन करता हूँ, उसको रिवीजन कहते ही नहीं है। वो एकदम गलत तरीका होता है रिवीजन करने का। रिवीजन होता है आपका कोर्स जब चल रहा है उसके साथ साथ प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवाइज करना, तो उसको रिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और मान लो आप मंडे को एनालॉग पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप 1 या 2 दिन में कैसे भी टाइम निकाल के वेडनेसडे या थर्सडे को आप जल्दी से है ना 1 या 2 बार नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। और नोट्स को रिवाइज भी इस तरह करेंगे कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे, चाहे आपको आंसर भी याद हो उस सवाल का, उसको आपको एकदम अच्छे से आता है वो सवाल, लेकिन एक बार आप उसको कॉपी में जरूर सोल्व करेंगे, चाहे आपको एकदम अच्छे से आता हो। सवाल को सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कॉपी में लिखना बहुत अलग चीज़ है, और मतलब ऐसे कहना कि हाँ मेरे से ये हो जाएगा वो बहुत अलग चीज़ है। वो सभी से जाता है, लेकिन वो एग्जाम में जब आएगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं कॉपी में लिखता हूँ। तो आप नोट्स को रिवाइज भी इसी तरह करेंगे कि आप क्वेश्चन जरूर लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बढ़िया बात है, ठीक है, और सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल जरूर लगाना है। ठीक है, अब क्या आपने नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, अब आप डेली डेली नोट्स नहीं पढ़ोगे, ये डेली नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, या फिर कोई भी आपके पास सोर्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी वर्कबुक हो, या बिट्स एंड बाइट्स की बुक हो, या कोई टेस्ट सीरीज हो, आप हमेशा उस सब्जेक्ट के ना क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे करते ही जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे अपन ने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, वो उस समय अपन को वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह आ रहा है, अपन को लगता है ठीक है ये अपना हो गया, आपने दूसरे में जाते हैं, अपने दूसरे को करते रहते हैं, तो पिछला ग्रिप से निकल जाता है। आपने मंडे को एनालॉग स्टार्ट किया है, तो थर्सडे और वेडनेसडे तक अभी तक आपके कमांड में है नेटवर्क। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो ग्रिप आपकी छूट जाएगी, और वो कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप उस ग्रिप को पकड़े रखेंगे, आप थोड़ा थोड़ा प्रीवियस सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज करते रहेंगे, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करते रहेंगे हमेशा,
ये एंड तक चलेगा। नेटवर्क के क्वेश्चन अब मेरे हमेशा होंगे ही। और आप ये रियलाइज करेंगे कि अगर आप 2 या 3 महीने तक आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप नेटवर्क के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 2-3 महीने में नेटवर्क आपकी हॉबी बन जाएगी। ऐसे ही आपका एनालॉग कंप्लीट होगा, आप डिजिटल स्टार्ट करेंगे तो आप एनालॉग के क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अगर क्वेश्चन लगाते रह रहे हैं तो आपकी वो हॉबी बन जाएगी। अगर आप नोट्स पढ़ते ही रह रहे हो, रिवीजन कर रहे हो लेकिन केवल नोट्स ही पढ़ रहे हो, तो वो हॉबी कभी नहीं बनेगी। आप देख लेना, आपने नोट्स कितने ही रिवाइज करे हो, कितनी ही कॉपी पढ़ी हो, कभी वो काम नहीं आएगी। आपका सवाल किया हुआ ही काम आएगा। आपके एग्जाम में आपके सवाल ही क्लिक होंगे, आपकी कभी नोट्स में लिखी हुई चीज़ें क्लिक नहीं होती। आपको यही क्लिक होता है कि ये सवाल ऐसा मैंने वहाँ देखा था, इसको इस तरह करते हैं। यही चीज़ क्लिक होती है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, कुछ बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ बढ़िया ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो क्लिक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वो किसी से नहीं होगा। जिसने 10 बार कॉपी पढ़ी है उसको भी क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यही मैं कह रहा हूँ। और जब भी आप नोट्स रिवाइज करो तो आपको वो चीज़ जरूर मार्क करनी चाहिए जहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। जैसे आप कॉम पढ़ रहे हो तो आपको ये पता है कि रिसीवर से सवाल आता है और काफ़ी अच्छा आता है, और आपको रिसीवर से सवाल करने का क्या मेथड होता है वो पता होना चाहिए, रिसीवर से सवाल किस तरह बनाते हैं। तो आप उसको मार्क करके रखो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, या फिर ये यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। अगर मेरे को रिवाइज करना होगा तो मैं इस पॉइंट को जरूर देखूंगा। मतलब मैं नोट्स में क्या करता था, मैं एकदम ऐसे बड़ा सा मार्क लगा लेता था, ऐसे करके कुछ, कि हाँ भाई यहाँ पे है ये नोट्स, यहाँ पे है ये पॉइंट, जब भी मैं नोट्स पढ़ूंगा तो मैं इसको यहाँ पे देख लूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे मार्क लगा लेता था मैं। तो ऐसे ही आपको करना होगा कि आपको वो पता होना चाहिए कि यहाँ से सवाल बनता है और ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिवाइज करता ही रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये चीज़ कभी दिमाग से निकल ना जाए। तो हर चैप्टर में ऐसी चीज़ होती है, जैसे कंट्रोल में आप मान लो तो नाइक्विस्ट है, वो नाइक्विस्ट दिमाग से निकल जाता है एकदम। अगर उसके सवाल नहीं करोगे तो अगर आप 20 दिन बाद भी पढ़ोगे तो उसको अलग है, ये तो कभी पढ़ा हुआ नहीं है, तो नाइक्विस्ट ऐसे निकल जाता है। अगर उसके सवाल करते रहोगे तो वो हॉबी बन जाएगा अपने आप। पेपर में सामने सवाल आएगा तो वो ऐसे लगेगा हाँ ठीक है इसको तो मैं रोज़ करता हूँ, ऐसा रहेगा। ठीक है, सवाल करने। अब क्वेश्चन बैंक क्या हो सकता है, क्वेश्चन बैंक आपके पास PYQ हो सकते हैं, वर्कबुक हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकती है, ये 3 क्वेश्चन बैंक हो सकते हैं। अब वर्कबुक आप किसी की भी ले लो, चलो इंस्टीट्यूट का नाम ले लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, गेट अकेडमी की या फिर मेडीजी की, कहीं से भी आपको मिलती है, PDFs वगैरह मिलती है या फिर जो भी मिलती है, आपके पास वर्कबुक होनी चाहिए। PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, मैंने PYQ पे ध्यान नहीं दिया था, तो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। वो हैमिंग कोड का क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो कि प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार आ चुका है, वो भी मैं गलत कराया, जस्ट बिकॉज मैं हमेशा ये सोचता था PYQ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ करना नेसेसरी है। हाँ ये बात है कि PYQ के लिए अपना इतना मोटिवेशन नहीं बन पाता, अपने ये सोचते हैं यार ये तो प्रीवियस ईयर में आएगा अब क्या करना है, लेकिन PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ ही है। और टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेस्ट सीरीज में बेसिकली होता क्या है, देखो आपको है ना जैसे 15 सवाल आ रहे हैं ना कहीं पे, तो आपको उसके अंदर 12 से 13 सवाल आते ही हैं। जिसने ठीक से नोट्स पढ़े हैं, ठीक से क्लासेस किए, प्रीवियस ईयर किया है, तो उसको 12 से 13 आते ही हैं। लेकिन 90% लोग है ना 7 से 8 सवाल ही सही करेंगे 12 से 13 आने के बाद भी। ये चीज़ आपको तब तक रियलाइज नहीं होगी तब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। आप कितने नोट्स पढ़ लो, कितने सवाल कर लो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तब तक आपको ये बात रियलाइज ही नहीं होगी कि मैं 12-13 में से 7-8 कर सकता हूँ। आप 12-13 में से 11-12 पे पहुँचोगे अगर आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज देते हो, बहुत मेहनत करते हो तो। और अगर आप में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो शायद 12-13 के 12-13 सही कर दो। मैं खुद 12-13 से 9-10 पे पहुँचा था। मैं 64 अटैम्प्ट करके आया था और मेरे ख्याल से 48 सही हुए थे। तो मेरी भी एक्यूरेसी नहीं थी। एक्यूरेसी जिसको बढ़ानी है, जिसको ये लगता है कि मेरे सवाल बहुत गलत होते हैं, उसका एक ही चारा है टेस्ट सीरीज करना। मैंने 180 के अराउंड टेस्ट सीरीज दी थी, 180, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ और टॉपिक वाइज सारे मिला के, तो वो देनी काफ़ी नेसेसरी है। आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज देंगे। ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता कि लोग पूछते हैं टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ये कोई सवाल ही नहीं बनता। टेस्ट सीरीज हमेशा होती रहनी चाहिए। संडे को आप ये डिसाइड कर लो कि 9 बजे मेरा पेपर है संडे को नेटवर्क का। अब मेरा नेटवर्क कितना तैयार है, मतलब मैं नेटवर्क पूरा पढ़ चुका हूँ, ठीक है, अब मैं एनालॉग पढ़ रहा हूँ। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया अगले संडे को 9 बजे मेरा नेटवर्क का पेपर होगा, फुल लेंथ होगा, पूरा सब्जेक्ट का होगा नेटवर्क का, या फिर कैसा भी। अब मेरे को शनिवार की रात को मेरे से नेटवर्क कितना तैयार हुआ या फिर मैंने पढ़ा या ना पढ़ा कोई मैटर नहीं करता। मैं 9 बजे नेटवर्क का पेपर देने बैठूंगा, 45 मिनट करूँगा, जो आया ठीक है, जो नहीं आया कोई बात नहीं। अब मैंने नेटवर्क किया, उसके बाद मेरे सामने मेरा रिजल्ट आया, मैंने देखा कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लगता है कि मैं ये टॉपिक भूल रहा हूँ तो मैं उसको उसी समय नोट से रिवाइज कर लूँगा। और अगर मेरे को ऐसा लगा
कि कोई बहुत ही अच्छा रिमार्केबल क्वेश्चन है वहाँ पे, तो उसको मैं बुक मार्क्स में डाल दूंगा, या फिर अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने नेसेसरी है तो उसके आप नोट्स भी बना सकते हो। मैं बुक मार्क में डालना प्रेफर करता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अपने सामने, तो मैंने सोचा कि इसको बुक मार्क में डालते हैं। मैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बुक मार्क में डाल देता था, फिर मैंने एक साथ उन सारे क्वेश्चन को देख लिया एग्जाम से एक दिन पहले। तो आप नोट्स भी बना सकते हो और बुक मार्क में डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी बस कुछ जनरल टिप्स है, ये इसमें शायद कोई ऑफेंस नहीं ले, बस मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, या फिर कोई यूट्यूबर डेली मोटिवेशन वीडियो बनाता है, मोटिवेशन टू गेट AIR 1, मोटिवेशन टू गेट AIR अंडर 100, तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं है आपके लिए, क्योंकि उन वीडियो से कभी भी रैंक नहीं आने वाली। ठीक है, एक बार यूट्यूबर ने एक बार बनाई, 2 बार बनाई, ठीक है, अगर आपने देख ली, आपको अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन अगर वो डेली बना रहा है, आप डेली ही देख रहे हो, तो उसका कोई आउटकम नहीं है। आप उसमें केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उससे कोई भी आपको आउटकम नहीं मिलने वाला। तो आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। उसके अंदर अगर वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग का ऐड कर रहा है, अगर मैं भी करूँ ऐसा, तो आपको मेरी चैनल पे भी अवॉइड करना चाहिए। मैं मोटिवेशन वीडियो शायद बना सकता हूँ, एक बनाऊँ या 2 बनाऊँ, लेकिन मैं डेली कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि आके रोज़ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँगा, उसमें भी प्रैक्टिकल चीज़ें ही बोलूँगा, ना कि ऐसा कुछ कि जो आपको ऐसे लगा दे कि बस हाँ अब तो मेरा ही रैंक आने वाला है। उससे रैंक कभी नहीं आता, वो मेरे को पता है। रैंक आएगा अपनी मेहनत से आएगा। अगर जितना आप इनपुट डालोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इन सबसे टाइम वेस्ट होता है, ना कि कोई आउटकम मिलता है। और दूसरा, कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन कंट्रोवर्सीज। आपको कभी भी किसी एजुकेटर को जज नहीं करना चाहिए, कभी भी उन पर कमेंट नहीं करना चाहिए। वो आपसे काफ़ी आगे हैं, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। आपको उनसे जितना आउटकम मिलता है आप उतना लेने की ट्राई करो, उन्हें कभी भी डिफेम करने की ट्राई मत करो। ठीक है, तो बस यही टिप थी। तो बेसिकली क्या बताया मैंने कि आपको अपने सोर्स पे पूरा बिलीव रख के पढ़ाई करनी है। नोट्स अपने हिसाब से खुद बनाने हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको PDF से लगता है तो आप PDF से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करना है क्वेश्चन के थ्रू। पहले नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, आपको लगता है 3 बार पढ़ने की नीड है, 3 बार पढ़ो। लेकिन अब जब आगे वाले सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप पिछले वाले सब्जेक्ट के रोज रोज नोट्स नहीं पढ़ोगे। रोज नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके सवाल लगाने हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन बैंक से लगाओ, उसको PYQ से लगाओ, या फिर किसी भी किसी वर्कबुक से लगाओ, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से लगाओ। आपको सवाल करने हैं बस, ताकि वो सब्जेक्ट आपकी ग्रिप में रहे। अगर आप सवाल नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे, तो वो सब्जेक्ट निकल जाएगा आपकी ग्रिप से। ठीक है, और आपको ये यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में थोड़ा सा टाइम अपना बचाना है। उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, क्योंकि वो बातें ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं है। सीधी सी बात ये है, उसका आउटकम नहीं है। ठीक है, और कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, और कभी भी अपने एजुकेटर पे बुरा नहीं बोलना है, चाहे वो किसी भी कोचिंग में पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं आपसे और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। आप उनकी जगह पहुंच जाओगे तो आप भी अपने बारे में मतलब सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो आप उनको अगर कुछ बोल रहे हो तो वो बहुत ही गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो उनको कभी मत बोलना। वो अगर आप गलत बोल रहे हो उनको, तो वो आपके एग्जाम में दिखेगा। आप सर बताते हैं, ऐसे एक सर बोलते हैं कि आप 2+2 को अगर 5 लिख के आ रहे हो एग्जाम के अंदर, तो ये केवल उस टीचर को आपने कभी गलत बोला होगा, उसी का आउटकम है ये। ठीक है, ये सारे पाप आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये सारे पाप आपके एग्जाम में आ जाएंगे अगर आप टीचर को कुछ बोलते हो तो। वो टीचर्स को ही कोई मतलब एक एस्पायरेंट्स कुछ गलत कर सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा गलत कर सकता है, तो वो ये है कि वो टीचर्स के बारे में गलत बोल रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है। ओके, थैंक यू। और आपको कोई क्वायरी हो या फिर कुछ डाउट हो कि मतलब प्रिपरेशन में क्या चीज़ें, और आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।